दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप हर रोज सुबह उठकर अपने कॉम में, अपने पिल्लो पर या बाथरूम के ड्रेन में बाल देखते हैं और आपका दिल थोड़ा सा डूब जाता है। आपको लगता है कि इतनी मेडिसिन, इतने एफर्ट्स के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो इंडिया में लगभग 60% से ज़्यादा मेन और ऑलमोस्ट 40% वीमेन, फीमेल्स अपनी लाइफ में किसी न किसी फॉर्म का हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। और जब बाल जाते हैं तो सिर्फ बाल नहीं जाते, कॉन्फिडेंस भी जाता है, सेल्फ इमेज भी जाती है और कभी कभी तो सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है। और तभी आपको इंटरनेट पर एक वर्ड मिलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक्सोसोम्स, रेवोल्यूशनरी थेरेपी, हेयर रीग्रोथ विदाउट सर्जरी, फ्यूचर ऑफ हेयर रिस्टोरेशन। हर जगह ये बज़ है। क्लिनिक्स प्रमोट कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं। तो आज हम एक डॉक्टर की नज़र से ऑनेस्टली, साइंटिफिकली समझेंगे एक्सोसोम्स हैं क्या, कैसे काम करते हैं और क्या ये सच में हेयर लॉस का एक फ्यूचर है या फिर सिर्फ एक एक्सपेंसिव मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें एक मेडिकल एडवांसमेंट की जर्नी को देखना होगा। पीआरपी से शुरू करके जीएफसी से होते हुए और फाइनली एक्सोसोम्स तक पहुँचेंगे। बहुत साइंटिफिक होने वाला है, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट्स इसमें सुनने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं कि हेयर लॉस होता ही क्यों है। देखिए, आपका हर एक बाल, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि एनाजन फेज यानी कि ग्रोथ फेज, कैटाजन फेज यानी कि ट्रांजिशन और टीलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग और शेडिंग फेज। जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, पैदा होते हैं, जवानी आती है, देन बुढ़ापा आता है, देन मृत्यु होती है। तो ये सेम सर्कल हमारी बॉडी के हर सेल के साथ होता है, सेम वे बालों के साथ भी होता है। अब नॉर्मल सिचुएशन में आपके अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% बाल एनाजन फेज यानी कि ग्रोइंग फेज में होते हैं। मतलब एक्टिविटी उनमें चल रही होती है और वो ग्रो कर रहे होते हैं। और ये साइकिल 2 से लेकर 7 साल तक चल सकता है। अब जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जैसा कि मेल्स में या फीमेल्स में भी हो सकता है, जो कि सबसे कॉमन टाइप है हेयर लॉस का, तो इसमें क्या होता है कि डीएचटी यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्लोली मिनिएचराइज कर देता है। मतलब एनाजन फेज छोटा हो जाता है, बाल पतला होता जाता है, फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं और एक दिन फॉलिकल इतना वीक हो जाता है कि बाल आना ही बंद हो जाते हैं। अब यहाँ एक क्रिटिकल कंसेप्ट समझिए। जब एक फॉलिकल अलाइव है, चाहे डॉर्मेंट हो, चाहे मिनिएचराइज्ड हो, यानी कि पतला पड़ गया पर है, तब तक आपकी उम्मीद जिंदा है। जब फॉलिकल कंप्लीटली स्कार हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो वो फिर गॉन है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये एरिया आपको बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, जैसे एज के अकॉर्डिंग हेयरलाइन रिसीड करी है, तो यहाँ पे बाल आने के ऑटोमेटिकली चांसेस नहीं है, लेकिन हेयरलाइन के अंदर अगर डेंसिटी कम है तो वहाँ चांसेस पूरे हैं। तो हमारा अब गोल क्या होना चाहिए? तो डॉर्मेंट और मिनिएचराइज। डॉर्मेंट मतलब जो थोड़े सोए हुए फॉलिकल हैं, मिनिएचराइज मतलब जो पतले पड़ गए हैं ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। तो उन्हें वापस एक्टिवेट करना हमारा एक टारगेट है। अब उन्हें न्यूट्रिएंट देना, ग्रोथ फैक्टर देना, सिग्नल देना कि भाई जागो और ग्रो करो। और यही वो जगह है जहाँ रीजनरेटिव थेरेपीज, पीआरपी, जीएफसी और एक्सोसोम्स आती हैं। देखो दोस्तों, मेडिसिन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें हम स्किन के अंदर नहीं एंटर करते। ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल अलग चीज़ है, पूरा इन्वेजिव है। अब ये जो रीजनरेटिव थेरेपीज़ हैं, मिनिमली इन्वेजिव यानी कि स्किन के अंदर हल्का सा हम एंटर करते हैं, कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स वहाँ पे डिलीवर करते हैं। इसी को हम रीजनरेटिव या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स कहते हैं। अब बात करते हैं पीआरपी की। पीआरपी पायनियर है। मतलब क्या होता है पीआरपी का? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी को आप हेयर रिस्टोरेशन, जो रीजनरेटिव थेरेपी है, उसका ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं, भीष्म पितामह भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले आया, बहुत पहले इनोवेट किया गया, सबसे ज़्यादा स्टडीड है और सबसे वाइडली यूज्ड है। अब पीआरपी काम कैसे करती है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका खुद का ब्लड लिया जाता है, टिपिकली 10 से 20 ml, इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है जो कि हाई स्पीड पर स्पिन करती है। इससे क्या है कि ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग वेट होता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं और जो हल्के सेल्स होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसीज होगी और सीरम हो गया, वो सारा ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ये प्लेटलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये सिग्नल देते हैं बॉडी के हीलिंग सेल्स को कि आओ और यहाँ पे रिपेयर करो। अब ये कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं? एक तो होते हैं PDGF, TGF बीटा, VEGF, EGF और IGF। अब इनकी फुल फॉर्म्स थोड़ी लंबी लंबी हैं, बट ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये सब मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं जो प्लेटलेट्स छोड़ती हैं, जो आपकी बॉडी को कहते हैं कि यहाँ हीलिंग करो, ग्रोथ करो, नए सेल्स बनाओ। अब जब ये पीआरपी आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होती है तो ग्रोथ फैक्टर्स हेयर के फॉलिकल्स के आसपास रिलीज होते हैं, फॉलिकुलर स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और एनाजन फेज को प्रोलॉन्ग करते हैं।
पीआरपी के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, अब सुनिए एक ऐसा फैक्ट, मल्टीपल क्लिनिक स्टडीज़ में पीआरपी ने कंसिस्टेंटली दिखाया है कि ये हेयर डेंसिटी इंप्रूव करता है, हेयर थिकनेस बढ़ाता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में विजिबल डिफरेंस 3 से 6 सेशंस के बाद आ जाता है, प्रोवाइडेड कि बॉडी में बाकी सब सही है, विटामिन लेवल्स सही हैं, आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक है, स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, ये और जो डेरोगेटरी फैक्टर्स हैं वो नहीं। अब दोस्तों पीआरपी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात, पीआरपी ऑटोलोगस है, यानी कि आपके खुद के ब्लड से बनता है, और अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपका प्लेटलेट काउंट लो है, तो पीआरपी की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, पीआरपी में सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लिमिटेड टाइप के, ये एक मैसेज भेज रहा है फॉलिकल्स को, लेकिन वो भी बेसिक, रिलेटिवली बेसिक है। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी का इशू, हर बार जब आप ब्लड विड्रॉ करते हैं तो पीआरपी की कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, किसी दिन ज़्यादा प्लेटलेट मिलते हैं, किसी दिन कम, स्टैंडर्डाइजेशन इसमें मुश्किल है। और चौथी बात, रिजल्ट्स टेम्परेरी, आपको हर 3 से 4 महीने में मेंटेनेंस सेशन चाहिए। पीआरपी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर है, प्रूवन है, सेफ है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, और इसी गैप को फिल करने के लिए आया जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, इसको आप पीआरपी का अपग्रेडेड वर्जन भी समझ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर दोनों में ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो जीएफसी अलग कैसे है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पीआरपी में आप प्लेटलेट्स को कंसंट्रेट करते हैं लेकिन उन्हें एक्टिवेट नहीं करते, मतलब ग्रोथ फैक्टर्स प्लेटलेट के अंदर ट्रैप्ड ही रहते हैं। जब आप इंजेक्ट करते हैं तो इन विवो, यानी कि बॉडी के अंदर जाके ये प्लेटलेट्स आपकी कोलेजन के साथ रिएक्ट करते हैं और स्लोली रिलीज होती हैं। कितना रिलीज होगा, कब होगा, ये बहुत वेरिएबिलिटी है। अब जीएफसी में क्या होता है, यहाँ आपने प्लेटलेट्स को लैब में ही एक्टिवेट कर दिया, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स यूज़ करके, जैसे कि थ्रोम्बिन है, तो प्लेटलेट्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही ट्रिगर हो जाती हैं। ट्रिगर होने के बाद प्लेटलेट्स अपने ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ कर देती हैं, और फिर एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग होती है जिसमें ये ग्रोथ फैक्टर्स आइसोलेट और कंसंट्रेट किए जाते हैं, और इसका रिजल्ट जीएफसी में ग्रोथ फैक्टर्स की कंसंट्रेशन पीआरपी से कहीं ज़्यादा होती है। स्टडी सजेस्ट करती हैं ऑलमोस्ट 3 से 5 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड, और क्योंकि आपने एक्स वीवो यानी कि लैब में एक्टिवेशन किया है तो आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। जीएफसी में स्पेसिफिकली पीडीजीएफ-AB, पीडीजीएफ-BB, TGF-β1, VEGF और EGF, ये थोड़े से जो प्लेटलेट्स हमने इंजेक्ट करी थी उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा शक्तिशाली ये वेजो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि आपके सॉल्यूशन में हम ट्रिगर करके प्लेटलेट्स को एंटर करवा देते हैं। ये सब साइंटिफिकली हायर लेवल्स में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड पीआरपी। और एक और एडवांटेज, जीएफसी टिपिकली ए सेल्यूलर होती है, मतलब कि अब जब हमने प्लेटलेट्स को तोड़ ही दिया सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर जीएफसी के अंदर कोई भी सेल्स नहीं होते, यानी कि ना तो उसमें रेड सेल्स होते हैं, ना वाइट सेल्स होते हैं, ना प्लेटलेट्स होते हैं एक्चुअली, मतलब इसमें सेल्स नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स है। इसका फ़ायदा ये है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, पेन कम होती है इंजेक्शन साइट पर, और थ्योरेटिकली बेटर टॉलरेंस होती है। तो जीएफसी अगर आप एक बार करवाएंगे तो सेकेंड टाइम आपके दिमाग में नहीं आएगा कि फर्स्ट टाइम मेरे को पेन हुआ था। क्लिनिकल रिजल्ट्स भी जीएफसी के प्रॉमिसिंग है। मल्टीपल स्टडीज़ में काफ़ी रिसर्च हुई है जीएफसी पर, और ये दिखाती है कि पेशेंट्स में हेयर डेंसिटी इंप्रूवमेंट पीआरपी से कंपेरेबल है या उससे काफ़ी बेटर है, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी हायर रिपोर्ट हुई है। लेकिन फिर भी, और मैं यहाँ ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जीएफसी की भी लिमिटेशंस है, क्योंकि जीएफसी भी ऑटोलोगस है, आपके खुद के ब्लड से बनती है। तो सेम इशू जो कि पीआरपी में था, पेशेंट डिपेंडेंट वेरिएबिलिटी। अब एक 25 साल के हेल्दी इंडिविजुअल का जीएफसी और एक 55 साल के डायबिटिक पेशेंट का जीएफसी सेम क्वालिटी का नहीं होगा। दूसरा, जीएफसी में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बहुत कंसंट्रेटेड, लेकिन सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स है। ये एक पावरफुल लेटर है जो आपने फॉलिकल्स को भेज दिया। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ लेटर नहीं बल्कि एक पूरा टूल किट भेज सकें? क्या होगा अगर हम फॉलिकल्स को यूँ समझिए कि प्रोटीन के साथ साथ mRNA भी भेज सकें, लिपिड्स भी भेज सकें, माइक्रो RNA भी भेज सकें? एक ऐसा पैकेज जो सिर्फ सिग्नल नहीं देता बल्कि फॉलिकल्स के सेलुलर बिहेवियर को ही रीप्रोग्राम कर देता है। तो एक्सोसोम्स को हम अब फ्यूचर कह सकते हैं। अब हम आ गए उस टॉपिक पर जिसके लिए आप सब यहाँ हैं, एक्सोसोम्स। दोस्तों, एक्सोसोम्स को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल से समझिए। सोचिए कि आपके बॉडी के सेल्स एक बड़े ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं। अभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? पहले ज़माने में देखिए फ़ोन कॉल्स, फैक्स, इसको आप पीआरपी समझ लीजिए, सिंपल बेसिक सिग्नलिंग, बेसिक कम्युनिकेशन। फिर आया ईमेल, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा एफिशिएंसी, मैसेजेस का आदान प्रदान, इसको आप जीएफसी कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डिटेल्ड मैसेजेस। और अब है एक्सोसोम्स। ये है
डेटा पैक्ड यूएसबी ड्राइव्स जो एक सेल दूसरे सेल को फिजिकली डिलीवर करता है। इसमें सिर्फ मैसेज नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शंस हैं, टूल्स हैं, ये पूरा जिप पैकेज है। अब एक्सोसोम्स क्या हैं, साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एक्सोसोम्स नैनो साइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे एक तरीके से जैसे बलूनिंग होती रहती है वैसे छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं। आउटसोर्सिंग, आउट पाउचिंग होती है, जैसे एक बड़े गुब्बारे के अंदर से बहुत छोटा सा गुब्बारा बीच में से निकला है। अब इनका साइज बहुत छोटा होता है, रफली ये 30 से लेके 150 नैनोमीटर के साइज में होता है, और यही इनकी ब्यूटी है। इतने पतले साइज की वजह से ये स्किन के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं फॉर एग्जांपल कि बाल की थिकनेस में, एक हेयर की थिकनेस में हज़ारों एक्सोसोम्स फिट हो जाएं। ये नेचुरली आपकी बॉडी का हर सेल प्रोड्यूस करता ही है एज ए मीन्स ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यानी कि एक सेल को अगर दूसरे से बात करनी है तो ये एक्सोसोम्स के थ्रू करते हैं। एक पैकेज बनाया, एक जिप फोल्डर बनाया, उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस और एक सेल ने दूसरे सेल को दे दिया। इनके अंदर होता क्या एग्जैक्टली, और ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। एक एक्सोसोम के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन्स जो कि डायरेक्टली सेलुलर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एमआरएनए जो कि आरएनए आपने सुना होगा, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है जो कि रिसीविंग सेल में जाके नए प्रोटीन्स बनवा सकता है अकॉर्डिंग टू जिस सेल से ये निकल के आ गया है। माइक्रो आरएनए ये बहुत पावरफुल है, ये जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट कर सकता है। लिपिड्स जो कि सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वेरियस साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स वो भी एक्सोसोम के अंदर पैक्ड होते हैं। मतलब एक्सोसोम सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अब थोड़ी एक्चुअल साइंस हो जाए मैकेनिज्म की। पहला मैकेनिज्म है WNT बीटा कैटेनिन पाथवे एक्टिवेशन। ये पाथवे हेयर फॉलिकल डेवलपमेंट और साइक्लिंग के लिए क्रिटिकल है। एक्सोसोम्स में स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए होते हैं जैसे MIR 218-5P जो WNT सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब ये पाथवे ऑन होता है, ट्रिगर होता है, तो डर्मल पेपिला सेल्स जो कि हेयर ग्रोथ के मास्टर रेगुलेटर्स हैं, ये प्रोलिफरेट करते हैं और स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स भेजते हैं फॉलिकल को ग्रो करने के लिए। मैकेनिज्म नंबर 2 एंजियोजेनेसिस स्टिमुलेशन। एंजियोजेनेसिस मतलब नई कैपिलरीज का, नई माइक्रोवेसल्स का, यूँ कह लीजिए कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग। एक्सोसोम्स में VEGF और बाकी एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि स्कैल्प में नई वेसल्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। ज़्यादा ब्लड सप्लाई मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फॉलिकल्स को मिलता है। इससे मिनिएचराइज्ड फॉलिकल को वो नरिशमेंट मिलता है जो उन्हें वापस हेल्दी स्टेट में आने के लिए चाहिए। मैकेनिज्म 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। हेयर लॉस में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक मेजर विलन है। फॉलिकल्स के आसपास इन्फ्लेमेटरी सेल्स गैदर हो जाते हैं जो फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं। एक्सोसोम्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए होते हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर सकते हैं, फॉलिकल के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। मैकेनिज्म नंबर 4 डर्मल पेपिला सेल रिजुविनेशन। ये शायद सबसे एक्साइटिंग मैकेनिज्म है। डर्मल पेपिला सेल्स यानी कि डीपी सेल्स टाइम के साथ अपने हेयर इंड्यूसिंग कैपेबिलिटी को खो देते हैं। एक्सोसोम्स इन डीपी सेल्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उनकी जीन एक्सप्रेशन चेंज करके, ताकि वापस एक्टिवली हेयर ग्रोथ सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सके। ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे आप एक रिटायर्ड सोल्जर को वापस एक्टिव ड्यूटी पर ला रहे हो। और मैकेनिज्म नंबर 5 स्टेम सेल एक्टिवेशन। हेयर फॉलिकल बल्ज यानी कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल एक यूँ कह लीजिए इरेक्टर पिलाई एक मसल होती है जिसकी वजह से हमारे, जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस जंक्शन के ऊपर एक बल्ज होता है जहाँ पे हमारे स्टेम सेल्स होते हैं। तो हेयर फॉलिकल बल्ज रीजन में जो स्टेम सेल्स होते हैं जो न्यू हेयर साइकिल इनिशिएट कर सकते हैं, एक्सोसोम्स इन स्टेम सेल्स तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं नई हेयर साइकिल शुरू करने के लिए। अब एक्सोसोम्स वर्सेस PRP वर्सेस GFC फ़र्क समझिए। PRP में आप ग्रोथ फैक्टर भेज रहे हैं, GFC में आप कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स भेज रहे हैं, लेकिन एक्सोसोम्स में आप एक कंप्लीट बायोलॉजिकल टूल किट भेज रहे हैं जो मल्टीपल पाथवेज को साइमल्टेनियसली ट्रिगर करता है। और एक और बड़ी बात, एक्सोसोम्स एलोजेनिक हो सकते हैं, मतलब ये आपके खुद के ब्लड से आने ज़रूरी नहीं है। स्टेम सेल से, जैसे मीजेनकाइमल स्टेम सेल या एडिपोस डिराइव्ड जो स्टेम सेल्स हैं वहाँ से आ सकते हैं, लैब में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट, हर बार सेम क्वालिटी, यंग हेल्दी स्टेम सेल से डिराइव्ड, तो पोटेंसी हाई होएगी। एक फाइनल जो ऑनेस्ट असेसमेंट मेरी तरफ से है। अब दोस्तों मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जिम्मेवारी है कि आपके साथ 100% ऑनेस्ट रहूँ। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले, एक्सोसोम थेरेपी हेयर लॉस के लिए अभी रिलेटिवली नहीं है। लार्ज स्केल रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी मेडिकल एविडेंस के, वो अभी लिमिटेड है। तो जो स्टडीज़ हैं वो मोस्टली स्मॉल सैंपल साइज़ के हैं और काफ़ी प्री क्लिनिकल है, मतलब एनिमल्स पर हुई हैं।
ह्यूमन डाटा आ रहा है और वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है, लेकिन अभी हमें और एविडेंस चाहिए। दूसरी बात, रेगुलेशन। अभी एक्सोसोम प्रोडक्ट को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हर कंट्री में अलग है। इंडिया में CDSCO के अंडर इसका क्लासिफिकेशन इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट क्वालिटी में वेरिएशन हो सकता है, हर क्लिनिक का एक्सोसोम सेम नहीं होगा। तीसरी बात, कॉस्ट। एक्सोसोम थेरेपी PRP और GFC से सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव है, और अगर एविडेंस अभी बिल्डिंग फेज में है तो आपको ये डिसीजन थोड़ा सा इन्फॉर्म होके लेना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रीटमेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू PRP GFC, या कि स्टिल एक एक्सपेरिमेंटल फेज़ है। थोड़ा सा आपके जो क्लिनिशियन हैं, ट्रैकोलॉजिस्ट हैं, उनके ऊपर ये डिसीजन आप छोड़ दीजिए और वो ऑनेस्टली आपको बता सकते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन का एक्चुअली कहना है कि हर डेकेड में एक क्वांटम लीप आता है, एक नए लेवल पे पहुंच जाती है। PRP ने फाउंडेशन रखा था, GFC ने उसे रिफाइन किया, और एक्सोसोम्स पोटेंशियली उस पैराडाइम शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो हेयर रिस्टोरेशन को एक नए लेवल पर ले जा सकते। सेम वे हमने जैसे अपना जो करियर था वो स्टार्ट FUT से किया था हेयर ट्रांसप्लांट में, फिर FUE पे शिफ्ट हुए, FUE से हमने नियो प्लेटिनम FUE क्रिएट किया, अब जो नियो प्लेटिनम DHT हम लोग कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। उसके रिजल्ट्स बहुत माइंड ब्लोइंग है। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि एक्सोसोम्स और प्लस हेयर ट्रांसप्लांट को कैसे कंबाइन करें। एनीवेज, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो अर्ली क्लिनिकल डाटा चाहे लिमिटेड हो, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ट्रेंड्स तो दिखा ही रहा है। अब फ्रेंड्स, पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स भी एनकरेजिंग है और दुनिया भर में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस पर काम भी कर रहे हैं। तो क्या एक्सोसोम्स अब होप है या एक हाइप? मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, एक्सोसोम एक होप है, बैक्ड बाय सॉलिड साइंटिफिक रीजनिंग। हाइप तभी होता है जब साइंस नहीं होती। यहाँ साइंस है, मैकेनिज्म समझ आ रहा है और रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब अभी हमें इस होप को लार्ज स्केल एविडेंस से कंफर्म करना है। जब बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे तो फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ का एक साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, अगर आप हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहले डोंट लूज होप। आज के ज़माने में ऑप्शंस हैं, साइंटिफिकली बैक्ड ऑप्शंस हैं। PRP एक प्रूवन टाइम टेस्टेड थेरेपी है, GFC उसका एक इवॉल्व्ड मोर कंसंट्रेटेड वर्जन, और एक्सोसोम उस फ्यूचर की एक एक्साइटिंग ग्लिम्स है जहां हम फॉलिकल लेवल पर सेलुलर कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है, किसी भी थेरेपी से पहले क्वालिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट या हेयर रिस्टोरेशन सर्जन से कंसल्ट ज़रूर करें। अपनी हेयर लॉस की स्टेज समझें, अपने ऑप्शन समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, यहाँ तक आपने देख लिया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि ऐसे ऑनेस्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब कमेंट में बताइएगा, आपने PRP लिया है, GFC ट्राई किया है, किस लेवल का आपको हेयर फॉल है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या आप एक्सोसोम्स ट्राई करना चाहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।